बहुत सारे प्रोग्राम जो है स्कूल में हुआ करते हैं और आइंदा भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के मतलब आप लोग की तरफ से फ्यूचर में भी अच्छे अच्छे प्रोग्राम का इनेकाद किया जाएगा और ताकि हमारे बच्चों को इससे काफ़ी अवेयरनेस मिलेगी। आज मैं जनाब वंगल साहब का आभारी हूँ कि जो लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम हमारे स्कूल में हो रहा है, तो मैं आज के इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए इस प्रोग्राम के जरिए आपको इसके फायदे और इसको आप कैसे एग्जीक्यूशन करना है, इसके आपको वंगल साहब और हसन साहब और हादी साहब इस पर आप लोगों को वाज़ेह तौर पर बताएंगे। लाइफ टू लाइफ है वो हमारी जिंदगी जो है, जब हम इस दुनिया में आते हैं, जब हम पैदा होते हैं तो हमें नेचुरल कुछ राइटें हमें मिलती है, लेकिन हमारी जो आइन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हमारा जो इस वर्ल्ड की लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें हमें कुछ फंडामेंटल सेट दिया जाता है जो हमें हिंदुस्तान की आइन की पार्ट 3 में दिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं JJB जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड या ICPS इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट एक खुला है हमारे यहाँ 2-4 सालों से। ये हर डिस्ट्रिक्ट में खुला है, पूरी इंडिया में हर स्टेट में खुला है। तो हमारे यहाँ करगिल में भी एक यूनिट है सोशल वेलफेयर से रिलेटेड, ICPS इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट एक खुला है। इसमें 3 ब्रांचेस है, एक CWC है, दूसरा JJB, तीसरा आपके जितने भी चाइल्ड राइट्स है यानी जुवेनाइल्स कहा जाता है प्यारे बच्चों की 18 इयर्स से नीचे के गर्ल्स, चाइल्ड एंड बॉयज के लिए जुवेनाइल बोला जाता है। जुवेनाइल की अपने हक है, हुकूक है। तो इन सब चीज़ों की देखभाल के लिए कहीं बच्चा यहाँ बेगिंग तो मत कर रहा है, कहीं किसी दुकान में मत रखा है, जुवेनाइल कोई बच्चा ना कोई काम इससे मजदूरी मत करा रहा है, घरों में रख के उससे कोई गलत तरीके से काम नहीं लिया जा रहा है, पास भी रहकर बच्चों को अपना हुकूक हक जो है वो मिल रहा है कि नहीं, इन सब चीज़ों के लिए। रिस्पेक्टेड हमारे JJB मेंबर साहब, हसन साहब, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल हमारे शमशुद्दीन साहब, लर्न एडवोकेट निसार साहब, लर्न एडवोकेट हमारे हादी साहब, हमारे गोल्ड मेडलिस्ट जर्नलिस्ट हकीमा बानो जी, बाकी रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स और हमारे टीचर्स जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं, स्टाफ मेंबर्स हमारे कोर्ट के, मैं सभी को सबसे पहले जूले कहूँगा। फंक्शन है डाल साहब को अभी इस्टेब्लिश कर दिया है, तो उनमें एक फंक्शन है कि अवेयरनेस कैंप होल्ड करना, लोगों के बीच में जाके अवेयरनेस कानून के बारे में, कम से कम बेसिक कानून, हम नहीं बोलते हैं कि डीपली आपको हमने अवेयर करना है, कम से कम जो बेसिक ये है प्रिंसिपल्स कानून के, तो सब मास लोगों में, आम जो ये पब्लिक में हमें फैलाने का एक ये है ऑब्लिगेशन। तो इसी तहत हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रोजेक्ट का नाम है एक्सेस टू जस्टिस। उस प्रोजेक्ट के अंदर काफी हमें टॉपिक्स दिया गया है और एक टॉपिक जो मैंने आज के लिए चुना इस वेन्यू के लिए आपके बीच में, वो है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और दूसरा है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जैसे राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के बारे में हमारे वकील साहब ने काफी वो कहा है, और अरेस्ट के बारे में जो FIR का जो एक प्रोसीजर है उसके बाद क्या होता है, हमारे हादी साहब ने काफी कुछ आपके बीच में बोला है, नॉर्मली ज्यादा डीप में नहीं किया, और मैं सोचता हूँ वो ठीक है, ज्यादा डीप में नहीं जाना है क्योंकि अब वो ये स्टेज नहीं है ज्यादा डीप जाने का। तो उससे पहले मैं यही कहूंगा, आप लोग सोच रहे होंगे स्पीच बहुत लंबा होगा, मैं पहले आप लोगों को आपका चिंता दूर कर देता हूँ, स्पीच में शॉर्ट रखूंगा और कोशिश करूंगा बेसिक से बेसिक रखूं ताकि आप थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो जाए इसमें। तो जो आज का ये टॉपिक है, 2 टॉपिक है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को लेकर और FIR। पहले मैं राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी को टच करूंगा। राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी क्या है ये राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी? आपने कभी सुना है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी? पहले कभी सुना होगा, कहाँ पे सुना है? फंडामेंटल राइट्स में सुना होगा, हमें आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ की बात करता है। क्या है राइट टू लाइफ और लिबर्टी?
और इतना इसको फंडामेंटल राइट में क्यों डाला है? क्योंकि राइट्स बहुत हैं, बहुत सारे कानून आपको राइट्स देते हैं, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन में इसको क्यों डाला है? कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान हमारे देश का, जिसके तहत सारा निजाम चलता है पूरे देश का। जितने भी बाकी कानून हैं वो इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आता है, उसका पावर। और कोई भी कानून अगर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स के खिलाफ हो वो वहीं पे रद्द किया जाएगा। ये है पावर कॉन्स्टिट्यूशन का। और कॉन्स्टिट्यूशन में यूजुअली बहुत सारे राइट्स नहीं देते हैं, कुछ देते हैं जिनको हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। सुना होगा आपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में। Yes, साथ में ड्यूटीज भी कॉरेस्पॉन्ड करता है, तो हमें ड्यूटीज से भी पीछे नहीं हटना। किसी नेक्स्ट टॉपिक में मैं ड्यूटीज को भी लेके यहाँ पे आऊंगा, आपके बीच में बात करूंगा। फिलहाल आज का जो टॉपिक है वो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी को लेके है, जो फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट है ना चिनो, जो सबसे फंडामेंटल वर्ड समझते हैं, फंडामेंटल बुनियादी। जरूरतमंद बुनियादी हुकूक, बिल्कुल उसमें इसको डाला है। बाकी जो राइट्स हैं उनको नहीं डाला, इसको डाला है। क्यों? इतना है इसका। कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है हर इंसान के पास, हमारा जो देश यहाँ पे सिटीजन है वो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के साथ जन्म लेता है। उसको कोई देता नहीं है राइट टू लाइफ लिबर्टी, कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं देता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है आपको कि हम इसका प्रोटेक्ट करेंगे। जैसे कि एक इंसान जन्म लेता है 2 पैर 2 हाथ सिर के साथ, वैसे ही जैसे ही जन्म लेता है वो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के साथ वो जन्म लेता है। कॉन्स्टिट्यूशन अगर ना भी होता फिर भी एक इंसान के पास वो फंडामेंटल राइट्स हैं, उसके साथ जन्म लेता है वो। और जब जन्म लेता है कॉन्स्टिट्यूशन का वो जिम्मेवारी हो जाता है उसको प्रोटेक्ट करें, गारंटी करता है कि हाँ ये आपका पास है बोल के गारंटी करता है। और अगर कोई इसके बीच में आता है तो उसका प्रोटेक्टर सुप्रीम कोर्ट है, जो आपको कोशिश करता है आपके खिलाफ कभी राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का वायलेशन ना हो। तो अब हम राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के बारे में जो बात कर रहे हैं, मैंने आपसे पूछा था राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी क्या है। राइट देना एक हक, और राइट टू लाइफ देना क्या है? जिंदगी। राइट टू लाइफ, और लिबर्टी हो गया आजादी। अब लाइफ, अगर यहाँ पे बहुत सारे साइंस के स्टूडेंट्स होंगे और आप 10th क्लास है सर। अच्छा साइंस स्टूडेंट था, क्योंकि मैंने तो बहुत पहले साइंस छोड़ दिया था शायद 8th में, क्योंकि मुझे थोड़ा मुश्किल लगता था। लेकिन आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो शायद आप लोगों में से काफी ने बायोलॉजी पढ़ा होगा। साइंस डेफिनेशन में लाइफ देना एक सेल, एक रिप्रोडक्टिव, मेटाबॉलिज्म, ऑर्गेनिज्म, ये सब इस किस्म के डेफिनेशन आते हैं। राइट टू लाइफ देना टेक्निकल डेफिनेशन वो। लेकिन जब हम कानून के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, कानून के नजरिए से, कॉन्स्टिट्यूशन के नजरिए से, तो लाइफ बोलेंगे तो क्या है? सिर्फ लाइफ सांस लेने में सीमित नहीं है, सिर्फ जीवन को काटने में सीमित नहीं रखता है। लाइफ से ना एक जिंदगी, कैसा जिंदगी? इज्जतदार जिंदगी, एक डिग्निटी, ह्यूमन डिग्निटी के साथ जीने की पूरी ये जो हक है उसको बोलते हैं राइट टू लाइफ। सिर्फ सांस लेने को हम कानून के हिसाब से नहीं बोलेंगे लाइफ है, लाइफ मीन्स लिविंग विद ह्यूमन डिग्निटी, तो उसको बोलेंगे राइट टू लाइफ। तो साइंस के साथ हमें डेफिनेशन में ये फिट नहीं करेगा, इसको एक ब्रॉडर वाइडर इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ऑलमोस्ट ऑल द टाइम। लेकिन कोशिश हमेशा जारी रहता है, और ये उनमें से कोशिश है। जो स्कीम्स हैं एमजी नरेगा या बाकी स्कीम्स है, पेंशन स्कीम्स है, और बहुत सारे स्कीम्स हैं जहाँ पे डिजास्टर्स में अगर कोई उसमें विक्टिम हो तो उसके लिए हेल्प आता है, डोनेशन आते हैं, तो बहुत सारे स्कीम्स हैं। तो राइट टू लाइवलीहुड दूसरा हो गया। तीसरा क्या है? राइट टू हेल्थ एंड मेडिकल केयर। हेल्थ है ना, सेहत, वो बेसिकली सारे समझते हैं हेल्थ, सेहतमंद शरीर नंग और दिमागी भी, मेंटल नंग, फिजिकल इसको जो बोल सकते। हेल्दी माइंड रिजाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी। एक दुरुस्त दिमाग एक दुरुस्त शरीर में रहता है, तो इनका मिलन जो है दिमाग और शरीर का, दोनों ही हेल्दी होना चाहिए। और बहुत सारे सेइंग्स हैं, हेल्थ इज वेल्थ देते हैं। ये सारे सेइंग्स बहुत वाकई में इनके अहम है समझने के लिए, क्योंकि अब कोई सोचो हेल्थ इज वेल्थ, वेल्थ को तो हम बहुत बड़ा तवज्जो देते हैं। अब अगर हेल्थ को वेल्थ के साथ तवज्जो दे तो आप समझ सकते हैं हेल्थ की इंपॉर्टेंस कितनी है। सोचो दुनिया भर का सारा आपके पास धन दौलत है, लेकिन हेल्थ नहीं है एंजॉय करने के लिए, फिर क्या होगा? और अगर हेल्थ हेल्दी, फिजिकली हेल्दी नहीं हुआ तो मेंटली भी आप थोड़ा लेजी हो जाते हो और अनफिट रहते हो, नहीं? तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपको आपका जो हेल्थ मेंटेन करना। और राइट टू लाइफ और लिबर्टी में राइट टू ये हेल्थ एंड मेडिकल केयर भी आता है कि आपको दुरुस्त शरीर देने का हर अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट करेगा। तो राइट टू हेल्थ में क्या क्या आ सकता है? हेल्दी बॉडी के लिए क्या क्या चाहिए? हेल्दी माइंड के लिए राइट टू क्लीन एयर, राइट टू
क्लीन वाटर, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, ये सब सुना है आपने? ये सारा आपका राइट है कि आपको ये जो फ्रेश एयर मिले, पानी पीने को जो आपको प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट, वो साफ हो, जो नॉइज पोल्यूशन से आप वो डिस्टर्ब ना हो, ये सारा आपका फंडामेंटल राइट है, राइट टू हेल्थ के अंदर आएगा वो। और अब एक आ गया दूसरा मेडिकल केयर। हम क्योंकि इंसान है और मेडिकली हमें कभी प्रॉब्लम हो जाता है, तो इस प्रॉब्लम के टाइम ये आपका राइट है कि आपको ड्यू मेडिकल केयर मिले। तो जैसे फॉल्स बनने या घूमने ही जाना है, क्योंकि घूमना भी एक आजादी है, आपका कोई ये हक छीन नहीं सकता, आप इस देश के कोई भी जगह को ना देख सके। हालांकि इनफैक्ट आउट ऑफ इंडिया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन आउट ऑफ इंडिया की बात नहीं करता है, क्योंकि हम विद इन इंडिया सारे ये सिटीजन्स को ये राइट देते हैं। कुछ भी सोच सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन हाँ ये मन में रखना है, ध्यान में देना है कि किसी के सेंटिमेंट हर्ट ना हो इस राइट के चक्कर में। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन में आप कल सोचो इंडिया के बारे में ही कुछ गलत बोल रहे हो, तो फिर ये थोड़ा कॉन्ट्रेरी हो जाएगा। अदरवाइज जब आप किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं करते हो, किसी रिलीजन कम्युनिटी के, आप कुछ भी बोल सकते हो। राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है। एक हमारे पास बाद में टॉपिक आएगा इसका, तब वही कंगाती मैडम ने जुग मैडम बानो, तो इसके बारे में मैं सोच रहा था इनको रिसोर्स पर्सन बनाऊंगा, बिकॉज ये एक जर्नलिस्ट है, तो जर्नलिस्ट को लेके आपको मालूम है स्पीच और एक्सप्रेशन का कितना वो है, इसके बारे में समझ है। तो मे बी नेक्स्ट टाइम जब कभी करना हुआ इस टॉपिक पे, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन पे, तो ये टॉपिक के बारे में मैं थोड़ा गहराई से बात करूंगा। फिलहाल अभी और जो राइट्स हैं इसमें, फॉर्म एसोसिएशन जना शायद अच्छी ना सोक्सपा क्या बोलते हैं, एसोसिएशन जना यहाँ पे क्या बोलते हैं, सोक्सपा जना सोसाइटी है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप, लेकिन सोक्सपा बोलते हैं। आप कुछ भी एसोसिएशन बना सकते हो, अपना ग्रुप बना सकते हो, कोई आपको वो नहीं है इसमें कि क्यों बना रहे हो ग्रुप। आप चाहे तो यहाँ पे पार्टी खोल सकते हो, पॉलिटिकल पार्टी, उसके लिए भी छूट है, लेकिन हाँ ये होना चाहिए कि इंटेंशंस अच्छे हों, किसी गलत काम, इलीगल काम के लिए नहीं। इन चीजों के लिबर्टीज दिए गए हैं, आजादी दिया गया है, कुछ भी सोच सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, कहीं पे भी घूम सकते हो पूरे देश में, कहीं पे भी रिजाइड सेटल कर सकते हो आप, और कुछ भी प्रोफेशन आप चूज कर सकते हो जब तक लीगल प्रोफेशन हो, इलीगल वाला नहीं, ठीक है। तो ये सब आजादी राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी में आता है। हालांकि इससे भी राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी जैसा मैंने कानून नहीं देखा जिसके दायरे में हर चीज आता है, लेकिन अब अगर हम हर चीज बोलने लगेंगे काफी समय लंबा हो जाएगा। और जैसे कि मैंने कहा था आपको पहले कि मैं थोड़ा स्पीच शॉर्ट रखूंगा, तो ये रहा पहला इस टॉपिक का। दूसरा एफआईआर के बारे में थोड़ा सा मैं बात करूंगा, सिंपली ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। मैं समझता हूँ कि इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको देना जरूरी है, क्योंकि बच्चों को और कानून को लेके ज्यादा तालमेल रहा नहीं है, बच्चों को कानून के बारे में ज्यादा कभी उनके साथ आया नहीं कांटेक्ट में, तो कभी बच्चों ने सोचा नहीं, जानने की कोशिश नहीं किया कानून क्या होता है। लेकिन जिम्मेवारी है आपके ऊपर कि मैं थोड़ा बेसिक सीखूं किसी भी चीज को लेके, क्योंकि ये आपके लिए काम आएगा बाद में, या अभी भी आ सकता है किसी को एडवाइस करने के लिए, या कल आप खुद कभी कानून के सहारे कहीं आपको पहुंचना हो, तो इसलिए थोड़ा नॉलेज रखना बहुत जरूरी है। बिकॉज एक कहावत है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। कल आप ये नहीं बोल सकते हो कहीं जाके मुझे तो मालूम नहीं था ये कानून है यहाँ पे, तो इस किस्म का आप एक्सक्यूज नहीं ले सकते हो। नागरिक होते हुए भारत का आपको भारतीय कानून आना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट पे थोड़ा टच करूंगा, और उसके बाद जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है आपके बीच में रखूंगा। विद इन 5 मिनट्स मैं रैप अप कर देता हूँ। एफआईआर सुना है आपने? यस फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ये हमने बहुत सारे मूवीज में देखे हैं, या कहीं ना कहीं सुना ही है, न्यूज में देखा है कि एफआईआर लगा नहीं लगा, कटा नहीं कटा। एफआईआर देना चलो इज नथिंग बट द इंफॉर्मेशन, फर्स्ट इंफॉर्मेशन टू हु, टू द पुलिस। कभी आपके आगे कुछ ऑफेंस हो जाता है, या आपके बीच में कहीं ऑफेंस हो जाता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो आपने क्या करना होता है? सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म करना है, पुलिस स्टेशन में जाके कि ये ऑफेंस हुआ है, इसको दर्ज करें आप। जब वो दर्ज करता है, वो कहां पे दर्ज करता है? एज अ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एक पेपर में लिखता है, जो भी आप बोलोगे ये ऑफेंस हुआ है वो लिखेगा, एक कॉपी अपने पास रखेगा, एक आपको भी देगा इंफॉर्मेंट को, क्योंकि आप इंफॉर्मेंट हैं। अब एफआईआर तो लग गया, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद इन्वेस्टिगेशन, जो तहकीकात है, तफ्तीश शुरू हो जाता है, उसका प्रोसेस, क्योंकि हर चीज का प्रोसेस होता है ना। अब इन्वेस्टिगेशन बगैर एफआईआर के थोड़ी करेंगे,
तो इसलिए सबसे पहले एफआईआर दर्ज हुआ, उसके बाद पुलिस एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जाके तहकीकात करता है क्या जो औरत ने बोला या किसी ने बोला हो पब्लिक ने या उन्हीं में से कोई इंजर्ड ने कि क्या हुआ नहीं हुआ। जब ऑफेंस बन जाता है या इसके बीच में पता चलता है कि हाँ ये मुलजिम है, इसने ही किया है, इसको फिर अरेस्ट करते हैं। अरेस्ट हमारी कोशिश इतनी है अवेयरनेस प्रोग्राम्स की कि जितने भी छोटे छोटे ये चीजें हैं, हालांकि जो भी मैंने बोला 100% आपने नहीं समझा होगा, कहीं छूट भी गया होगा, कम से कम 5-10% भी हो तो उससे हमारा मोटिव है, ऑब्जेक्ट वो क्लियर हो जाता है। क्योंकि ये जो छोटे छोटे चीजें हैं वो डेवलप करता है आपको, क्योंकि जैसे सुना है बूंद बूंद से बनता है सागर। कल आज मैं आया हूँ, कल कोई और आएगा, परसों, तो ये चीजें गैदर होते होते आप को रियलाइज नहीं होगा कि एक समय में आपको तकरीबन बहुत कुछ आपने समझ लिया हो। तो कोशिश यही है हमारी। तो मैं फिर से शुक्रिया करूंगा सर, और आप लोगों को ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स को फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सर। जी ना मेरा इंट्रोड्यूस हुआ तो जिसे सर एक्सीडेंट होते हैं ना सर, अक्सर हमने देखा है एक्सीडेंट में लोग जब होता है तो लोग उठाना पसंद नहीं करते, जैसे आपने बोला, क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेट या अस्पताल में भी हमने बहुत देखा है सर, वो सबसे पहले कहता है कि इमरजेंसी केस है, नहीं जी पहले पुलिस को बुलाओ, और उस बीच ब्लड लॉस होता है, बहुत सारे लोग जाने लॉस होते हैं। और सेकंडली आप बाई द वे कोई ले लिया, लास्ट ईयर मैंने भी 2-4 ले लिया, वहाँ पड़ा था मतलब फ्रांस हाईवे पे, मैं और दूसरा एक लड़का पूछा, हम आते ही हमने उठाना शुरू कर दिया। तब तक लोग बोलते कहीं न कहीं उनको डर था। मैं भी सर अगर इन्वेस्टिगेट होगा तो उनका गवाह होना जरूरी है कि वो कुछ ऐसा प्रोसेस है सर कि मान लीजिए मैंने लिया तो इन्वेस्टिगेट में तो पता चलेगा अल्टीमेटली एक्सीडेंट से इन्होंने उठाया था इस को, तो क्या सर वो फिर एफआईआर के बाद जो इन्वेस्टिगेट होगा वहाँ पे वो गवाह रहना जरूरी है, क्योंकि पुलिस के नोटिस में तो आएगा कि भाई इन 2 लोगों ने उठाया दिया था, तो उसमें क्या है सर, क्योंकि बहुत सारा गवाह रहना नहीं चाहते, गवाह रहने में प्रॉब्लम कुछ नहीं, क्योंकि उसने मर्डर तो नहीं किया, मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है, कोई दूर का है, फिर उसको अदालत होता है वो तो है ना सर, मान लीजिए मैं कश्मीर से हूँ तो लद्दाख में मैंने किसी को उठाया तो मैं कहाँ लद्दाख जाऊंगा गवाही के चक्कर में, तो सर उसका क्या प्रोसीजर है? बैठिए सर ठीक है सर। ठीक है, शुक्रिया, आपने सवाल किया, बहुत ही अहम सवाल है ये, क्योंकि इस चीज के साथ मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग जूझते बहुत हैं कि मैं हेल्प करना चाहता हूँ, लेकिन हेल्प करूंगा तो पुलिस वाले फिर मुझे ट्रबल करेंगे, बाद में मुझे पूछताछ के लिए बुलाएंगे, नहीं बुलाएंगे। इनफैक्ट ये चीज जो है इतना कंट्रोवर्शियल हो गया था कि ऐसा हो रहा है बोल के कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में ये मुद्दा चले गया था एक बार, तो उन्होंने वहां से डायरेक्शन पास किए कि पुलिस कभी भी विटनेसेस को ऐसे नहीं सताया करेगा। और जैसे मैंने पहले ही कहा कि डॉक्टर्स इन फॉर्मेलिटीज के बारे में नहीं मांगेंगे कि क्या फॉर्मेलिटीज बाकी एफआईआर वगैरह हो गया, क्या एमएलसी बन गया, इसका नहीं बना, ये सब नहीं, डायरेक्ट उसका इलाज होगा जैसे उसमें, और गवाहों को लेके गवाहों को बिल्कुल ट्रबल नहीं किया जाएगा इसमें। लेकिन मेरी अपनी समझ है कि एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते हमें फिर, क्योंकि हम सभी के ऊपर एक किस्म का जिम्मेवारी है क्या कि न्याय दिलाना, ये नहीं कि सिर्फ एक जज न्याय देता है, एडवोकेट न्याय देता है, पुलिस न्याय देता है, हर एक जो सिटीजन है वो भी इसका एक जरिया है न्याय को अपने अंजाम तक पहुंचाने का। कहीं पे जुर्म हुआ तो आप अगर कहीं पे आपने कुछ विटनेस होते हुए देखा है तो एक जिम्मेवारी एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन जाता है हमारे ऊपर कि हाँ हम हमारे साथ जो भी हमने देखा है वो पुलिस को बताएं, और ऑब्वियसली फिर आपको विटनेस उसमें डाला जाएगा और आना पड़ेगा आपको, तो ये है। लेकिन इसमें क्या हो सकता है, इसमें जो विटनेस है उसको हम एज अ अक्यूज के तौर पे ट्रीट ना करें, क्योंकि बहुत बार जब एक विटनेस अदालत में भी आता है, हमने मूवीज में देखे हैं और बहुत बार सुना भी है, उसके साथ क्वेश्चन आंसर ऐसा होता है कि जैसे उसने कुछ जुर्म किया हो, तो इस किस्म का ट्रीटमेंट नहीं। और जब एक विटनेस आता है वो भी एक ऑफिसर के तौर पे उसको ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आता है कि मैं सच बोलूं और न्याय को अपने अंजाम तक ले जा सकूं। तो इसलिए अगर हम इस किस्म का ट्रीटमेंट अगर छोड़ देंगे कि उसको मुलजिम के जैसे ट्रीट, उसको हैरेस करना, उसको बार बार पुलिस में बुलाना, तो मुझे लगता है परसेप्शन चेंज हो जाएगा और आदमी आगे आके फिर विटनेस बनने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि मैं मानता हूं कि आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है विटनेस बनने के लिए, लेकिन आप डरते हैं कि यार मेरे साथ बदसलूकी होगा, मैंने किया क्या, मैं तो मदद करने आया था, अब मुझे ही मुलजिम बना दिया इन्होंने, और इस किस्म से मेरे साथ ये लोग पेश आ रहे हैं। सभी के मन में ये है, सभी के। लेकिन इस चीज परसेप्शन को हम हटा सकते हैं
कैसे अपने व्यवहार से जब कोर्ट में आए एक विटनेस के साथ भी अटमोस्ट रिस्पेक्ट के साथ उसको ट्रीटमेंट मिले।